राधे राधे। आज रात को नींद जरा देर से आई थी, इसीलिए सुबह रामलाल जी की आंखें देर से खुली थी। जब उठे तो सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। उन्होंने सिरहाने रखा, चश्मा टटोला पहना और घड़ी की ओर देखा। 9 बजने को आए थे। अरे, देर हो गई, वो तो आने ही वाले होंगे। मन ही मन गुदगुदाते हुए रामलाल जी लाठी टिकते हुए कमरे से बाहर आए। उनका बेटा राघव वहीं बैठकर नाश्ता कर रहा था। वे भी उसके पास आकर बैठ गए। सुनीता बहू, मुझे भी चाय दे दो, रामलाल जी ने अपनी बहू को कहा। तो अंदर खड़ी सुनीता मन ही मन कुर्ती हुई गुदगुदाने लगी। लो, उठने के साथ ही शुरू हो गए हुक्म चलाने। बहू ना हुई कोई मशीन हो गई, जिसे सारा दिन चलाने को कहो और कभी थकेगी नहीं। हम दोनों को दिन भर इनकी सेवा में मरकप रहे हैं। दूसरी एक मेरे जेठ जेठानी, जो बिना कोई जिम्मेदारी उठाए जिंदगी के मजे ले रहे हैं। मुझे तो लगता है सारी उम्र इनकी सेवा में ही निकल जाएगी। तभी डोरबेल बजी। अरे, इस समय कौन आया? नाश्ता खत्म करके उठते हुए राघव बोला। सामने वकील साहब खड़े थे। उनके हाथ में काले रंग की फाइल थी। रामलाल जी ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, मैंने बुलाया था, इन्हें वसीयत बनवानी है। अचानक ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुनीता, जो रसोई में चाय बना रही थी, ठिठक गई। उसके कान खड़े हो गए और आंखें चौड़ी हो गई। वसीयत? अचानक उसने अपना हाथ पल्लू में रगड़ा, चाय छानी और चुपचाप चाय की ट्रे उठाए बाहर आकर खड़ी हो गई। वकील ने चश्मा ठीक किया, कुर्सी खींची और कागज निकाल कर बोला, देख लीजिए रामलाल जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही कागज तैयार करवा दिया है। कहते हुए वकील साहब ने औपचारिकता भरी आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं रामलाल, पुत्र गोपाल दास, अपनी पूरी संपत्ति, दोनों फ्लैट, पुश्तैनी में मकान, खेत और बैंकों में जमा रकम अपने दोनों बेटों अमित और राघव में बराबर बराबर बांटता हूँ। इतना सुनते ही सुनीता की सांसें जैसे अटक गई। उसने चाय की ट्रे जोर से टेबल पर पटकी। आवाज हुई, लेकिन केवल चाय छलकी ही नहीं थी, छलका था उसका गुस्सा। बराबर? सुनीता की आवाज धीमी थी, मगर भीतर से तपती हुई। बाबूजी, इतने साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। राघव दिन रात पसीना बहाते हैं। और अमित भैया, उन्होंने तो आपका हाल तक नहीं पूछा। फिर बराबर किस बात की? रामलाल की थकी हुई आंखों में एक झिझक और बेबसी थी। बेटी, अमित भी मेरा बेटा है, मैं दोनों में फर्क कैसे करूं? वह 2 कदम आगे आई और उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी, एक व्यंग्यपूर्ण हंसी। आप फर्क कर ही नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं। आपके दोनों बेटों में कितना फर्क है। क्या दो दो आंखें होते हुए भी वो आपको नजर नहीं आता? राघव ने सुनीता का हाथ दबाया और धीरे से बोला, बस सुनीता, चुप हो जाओ। बाबूजी जो सही समझते हैं वही करेंगे। वह सुनीता के चेहरे पर उस वक्त ऐसा सन्नाटा छा गया था, जो किसी तूफान से पहले की चेतावनी दे रहा था। अब वह बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। वहां सिर्फ वसीयत के कागजों की सरसराहट गूंज रही थी। शाम के समय जब रामलाल जी आराम करके कमरे से बाहर आए, तो घर में खामोशी थी। बस रह रहकर उनकी खांसी की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और आवाज लगाई, सुनीता बहू। कोई जवाब नहीं आया। शायद वह रसोई में व्यस्त होगी। उन्होंने थोड़ा ऊंचा बोलकर बेटे को पुकारा, राघव। राघव कमरे से बाहर आया। क्या हुआ बाबूजी? रामलाल जी ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, खांसी ज्यादा हो रही है, थोड़ी चाय मिल जाती तो खांसी में आराम मिल जाता। अभी लेकर आता हूँ बाबूजी, कहकर राघव रसोई में चला गया। सुनीता को अपने काम में व्यस्त देख राघव बिना कुछ कहे ही कुछ चाय बनाने लगा। चाय बनाते हुए राघव को अपने बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में जब बाबूजी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाते और रोटियां सेकते थे, तब राघव और बड़ा भाई अमित वहीं बैठकर उनका इंतजार करते थे।
अमित तो जल्दी जल्दी खा पी के खेलने निकल जाता था, लेकिन राघव हमेशा बाबूजी के हाथ से खाने और पीने की जिद करता था। जब तक वो अपना काम निपटा कर उसे अपने हाथों से खिला नहीं देते थे, तब तक उनके पास ही बैठा रहता था। राघव को अपने पिता में ही माँ नजर आती थी। जब वो छोटा सा था, तभी उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक वो पिता के साथ ही रहा। अब समय बदल चुका था। अब बड़ा बेटा अमित अपनी पत्नी नैना के साथ बेंगलुरु में रहता था। वहाँ उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी। बड़ी कंपनी में काम करता था। परंतु राघव कानपुर में ही था, बाबूजी के साथ। राघव ने अपने पिता की देखरेख की जिम्मेदारी बिना किसी सवाल के उठाई थी, लेकिन सुनीता वह जिम्मेदारी निभा तो रही थी, मगर एक बोझ समझकर। सुबह से लेकर रात तक बाबूजी का खाना, दवा और जरूरत पूरी करते करते उसके मन में अनजाने से थकान हो गई थी। चेहरे पर हमेशा शिकायत रहती थी, पर फिर भी राघव के कहने पर बेमन से सब कुछ निभा रही थी। उसकी सेवा में प्यार नहीं, बल्कि एक नेक समझौता था। जबकि बड़े बेटे अमित और उसकी पत्नी नैना ने रामलाल को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया था। पास कॉलोनी में उसके फ्लैट में बाबूजी रहने के लिए जगह नहीं थी। अमित ने दो टूक कह दिया था, बाबूजी कानपुर में ही ठीक है, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। रामलाल जी ने यह सब सुन लिया था, मगर खुद को यह समझा लिया कि अपना ही बेटा कहीं न कहीं उसकी भी मजबूरी होगी। मगर सुनीता के मन में यह बात चली थी। आज खाना खाने के बाद जब रामलाल जी ने दवाई मांगी, तो सुनीता ने रसोई में से ही आवाज दे दिया, राघव तुम दे दो, मेरे पास समय नहीं है। राघव चौंका, क्योंकि ये पहली बार था जब सुनीता ने बाबूजी की दवा देने से साफ मना किया था। सुनीता का चेहरा अब दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा था। पहले जैसा वह बाबूजी को उतने मन से ही सही, पर समय पर खाना खिलाना, दवाई देना, बाकी जरूरतें पूरी करती थी। अब वह जानबूझकर टालने लगी थी। कभी कभी वह बिना पूछे सामने खाना रख देती, कभी दवाई मेज पर पटक कर चली जाती। बाबूजी की आंखों में सवाल होते, पर जुबान पर नहीं आते। सुनीता के मन में अब एक ही बात घर कर गई थी, सेवा हम करें और संपत्ति बराबर बटे। मन ही मन सोच रही थी, ये अन्याय में हरगिज नहीं सहूंगी। राघव भी धीरे धीरे सुनीता के इस बदलाव को महसूस कर रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा। रात को जब तक सोने चले गए थे, सुनीता देर तक करवटें बदलती रही। उसके मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। घर के बाकी सदस्य सो रहे थे, अनजान उस आंधी से जो अब उनके घर में उठने वाली थी। 2 दिन यूं ही बीते। वसीयत की बात के बाद सुनीता का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। पहले वह बुझे मन से रामलाल जी की सेवा करती थी, पर अब उनकी किसी भी बात पर भड़क पड़ती थी। उसका गुस्सा खुलकर बाहर आ रहा था। राघव यह देख रहा था, उसकी पत्नी हमेशा उतरी उतरी रहने लगी थी। चेहरे पर तनी हुई गहना, आंखों में चिंगारी। राघव के मन में ख्याल आया, कहीं काम का बोझ ज्यादा होने से तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर सुनीता पर काम का बोझ कम हो जाए, तो शायद उसका मिजाज ठीक हो जाए। उसने अगले ही दिन एक काम वाली गाड़ी लगवा दी। वह सुबह आती, घर की सफाई करती, कपड़े और बर्तन धोती, फिर चली जाती। राघव ने सुनीता से कहा, अब तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा, बाबूजी की दवाइयाँ और खाना ही देखना है, बाकी सब बाई कर देगी। सुनीता ने उसे बुलाया, पर उसकी आंखों से कोई राहत नहीं दिखी। राघव को लगा कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन बीतते गए और सुनीता का व्यवहार ठीक होने की बजाय पहले से भी ज्यादा बिगड़ता गया। वह अपने ससुर जी से छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगी थी। एक दिन चाय की चुस्की लेते हुए रामलाल जी ने कहा, सुनीता बहू, चाय में चीनी कम है, शायद तुम डालना भूल गई। सुनीता ने जवाब दिया, चीनी नहीं डाली है तो उठकर डाल दीजिए, मुझे हर बार मेरी कमी बताने की जरूरत नहीं है। राघव ने उसे टोका, सुनीता ऐसे क्यों बोल रही है? सुनीता ने ठंडी नजर से देखा और बोली, जो सच है वही बोल रही हूँ, तुम्हें नहीं दिखता मैं कितना थक गई हूँ। राघव चुप रहा।
पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाई लगाने के बाद भी सुनीता की नाराजगी क्यों रही। फिर एक दिन ऐसे ही खबर आई जिसने सुनीता के गुस्से की आग में भी घी डाल दिया। एक दिन रामलाल जी फोन पर बात करते हुए उनके बड़े बेटे अमित ने बताया कि वे लोग तो अपने बच्चों को लेकर फौरन टूर पर निकले हैं, पूरे 1 महीने के लिए। सुनीता के पास जब यह बात पहुंची तो वह जैसे जल बन गई। उसने जल्दबाजी में अपना मोबाइल उठाया और अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। वहाँ अमित और नैना की तस्वीर थी, कभी समुद्र के किनारे, कभी आसमान छूती इमारतों के सामने, तो कभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में हंसते मुस्कुराते। किसी तस्वीर के नीचे कैप्शन में लिखा था वेकेशन इन पैराडाइज पे, किसी के नीचे लिखा था लाइफ इज ब्यूटीफुल। सुनीता का चेहरा कमकमा उठा। उसने फोन मेज पर पटक दिया और बोली, देखो ये लोग विदेश में मजे कर रहे हैं और यहाँ मैं बाबूजी की नौकरी कर रही हूँ। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की, सुनीता तुम्हें नौकरानी किसने कहा? और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कहीं जाने या ना जाने से हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। वो कुछ भी करे, हमें क्या। पर सुनीता अब सुनने के मूड में नहीं थी। क्या मतलब, हमें क्या? इतने सालों से मैं बाबूजी का बोझ ढो रही हूँ, उनकी हर जीत हर शिकायत में सहती हूँ। राघव तुम ऑफिस में रहते हो, थकते हो, मैं यहाँ थकती हूँ, और वो लोग विदेश में घूम रहे हैं और वसीयत में आधा बराबर का लेंगे। कहाँ का इंसाफ है? उसकी आवाज में गुस्सा और आंखों में आंसू थे। उस रात सुनीता रसोई में खड़ी रही। उसने खाना नहीं बनाया। ऑफिस से लौटे राघव ने पूछा, सुनीता बाबूजी को खाना दे दिया क्या? नहीं दिया। तो लाओ मैं दे देता हूँ। सुनीता ने जवाब दिया, मैंने नहीं बनाया। क्या खाना नहीं बनाया? मगर क्यों? आज मन नहीं है, तुम बाहर से मंगा लो। हद करती हो सुनीता, बाबूजी बाहर का खाना कैसे खाएंगे? मुझे नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि मुझसे तो अभी कुछ नहीं बन पाएगा। राघव हैरान था। पहले सुनीता थकी होने पर भी काम करती थी, पर अब तो जैसे उसे बहाना सा मिल गया था कोई काम ना करने का। राघव ने खुद ही जैसे तैसे दो रोटियां बनाई और दूध के साथ अपने पिता को देकर बाकी खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। रामलाल जी अपने कमरे में लेटे थे। शायद उन्हें अभी तक नहीं पता था कि उनकी वसीयत ने सुनीता के मन में क्या आग लगा दी थी। राघव देख पा रहा था कि अब सुनीता के चेहरे पर केवल दो ही भाव दिखाई देते थे, जलन और नफरत की। वह समझ गया था कि उसके अंदर भरा गुस्सा अब काम के बोझ का नहीं, बल्कि मन के भीतर पनप रही प्रवाहट का था। घर में सन्नाटा था, पर अब सन्नाटे में एक तूफान तैर रहा था। अब रामलाल जी कुछ खाने को मांगते थे तो सुनीता कान बंद करके बैठी रहती। अपने पोते को आवाज देते तो उसे भी दादाजी के पास जाने से मना कर देती थी। कभी कभार काम वाली बाई उन पर तरस खाकर रसोई में से कोई फल उठाकर काट कर देती थी। तो सुनीता ने जब उसे देखा तो उसे जोरदार डांट लगा दिया, आगे से कभी भी ऐसा किया तो काम से निकाल दूंगी। उसके बाद काम वाली बाई ने भी अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। आज दोपहर को जब घड़ी में 3 बज रहे थे, रामलाल जी ने कमरे में धीमी आवाज में पुकारा, बेटी कुछ खाने को हो तो दे दो। उनकी आवाज में कमजोरी थी, पर सुनीता के कानों में एक और माँ बनकर गूंजी। वह रसोई से तिलकी हुई बाहर आई, चेहरे पर गुस्सा लिए। उसने तीखे स्वर में कहा, 12 बजे तो आपने दूध दलिया खाया था और अब फिर से कुछ चाहिए? जो रोटी सब्जी बनाई थी वो खत्म हो गई। आपको तो कोई और काम है ही नहीं सिवाय खाने के। यह घर है, कोई खाना बनाने की फैक्ट्री नहीं जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहे। चुपचाप सो जाइए, अब जो कुछ भी मिलेगा शाम को मिलेगा। रामलाल जी कुछ कहने उससे पहले ही सुनीता मुड़कर कमरे की ओर चली गई। उनकी आंखों में एक उदासी छा गई, पर वे चुप रहे। उसी वक्त राघव ऑफिस से जल्दी लौट आया था। गेट के पास खड़े होकर उसने सुनीता की सारी बातें सुन ली थी। उसके कदम अंदर बढ़े थे।
सुनीता कमरे में जा चुकी थी। राघव के मन में गुस्सा भड़क उठा। वह तेजी से कमरे में गया जहाँ सुनीता बिस्तर पर बैठी आराम से फेवरेट सीरियल शुरू करके देख रही थी और ऐसे मस्त होकर बैठी गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीवी की आवाज के बीच में राघव राघव की आवाज गूंजी, सुनीता, ये क्या तरीका था बाबूजी से बात करने का? वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और तुम उनको ऐसा बोल रही हो? सुनीता ने रिमोट नीचे रखा और पलट कर राघव को देखा। हाँ, बोल रही हूँ। और क्या करूँ? दिन रात उनकी सेवा में खड़ी रहूँ, सारी फरमाइशें पूरी करती रहूँ। हर 2 घंटे में कुछ चाहिए होता है। मैं पूछती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए होता है या नहीं? मैं इंसान हूँ या कोई मशीन? राघव का गुस्सा और भी बढ़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबूजी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा और अब जब हमारी बारी है उनका ख्याल रखने की, तो तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। सुनीता भी अब भड़क उठी। ख्याल रखा? हाँ, रखा होगा तुम्हारा। मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ, बोझ की तरह बैठी हूँ मेरे सिर पर और मेरे वसीयत में। अमित भैया को बराबर हिस्सा। वो विदेश में घूम रहे, आनंद ले रहे, सोशल मीडिया पर रोज 150 तस्वीरें पोस्ट कर रहे, हमें जलाने के लिए। जब मोबाइल पर उनकी तस्वीर देखती हूँ तो दिल करता है दीवार में दे मारो मोबाइल। बस, अब बहुत हो गया। अब कान खोलकर सुन लो राघव, या तो इस घर में बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव स्तब्ध हो गया। सुनीता की बातें उसके सीने में खंजर की तरह चुभी। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। बहस की भूत घर के बाहर तनाव बनकर फैल गई थी। रात को खाना किसी ने नहीं खाया। रामलाल जी अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहे। शायद उन्हें सब कुछ सुनाई दे दिया था। अगली सुबह रामलाल जी ने नाश्ते के बाद राघव को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कपकपा रही थी। राघव, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम दोनों के बीच अनबन हो, घर की शांति बनी रहे। इसके लिए मैं वृद्धा आश्रम चला जाऊंगा। राघव चौंक गया। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर रामलाल जी बोले, नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। अब यहाँ रहकर मैं इस घर की क्लेश को और बढ़ावा नहीं देना चाहता। सुनीता पर बोझ बनकर मैं और नहीं रहना चाहता। तुम मुझे वहाँ छोड़कर आओ। राघव का दिल बैठ गया। कांपते स्वर में बोला, आप कहे तो भैया से बात करूं। उनके विदेश से लौटने के बाद आपको कुछ दिन बेंगलोर में छोड़कर आऊंगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। रामलाल जी ने अपनी आंखों की आंसू छिपाते हुए कहा। राघव लाचार सा होकर रो गया। पर रामलाल जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी सुनीता जो पीछे खड़ी, उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, ठंडे स्वर में बोली, राघव, बाबूजी सही कह रहे हैं। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुम उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। सबकी भलाई इसी में है। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी की आंखों में अब ना थकान थी ना डर। चेहरे पर केवल एक कठोरता थी और दिल में ढेर सारा उत्साह। राघव का मन भारी हो गया। एक तरफ उसके जन्मदाता थे जिन्होंने उसने पाला पोसा और जिंदगी दी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके साथ उसने जिंदगी बांटी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है। घर में तनाव की दीवारें ऊंची हो गई थी। उसे अब दोपहर जब राघव ने अपने पिता को छोटा सा बैग उठाया तो सुनीता ने चुपचाप नजरें फेर ली। बाहर सड़क पर सन्नाटा था। राघव की उंगलियां बेबस होकर बैग के हैंडल को कसकर पकड़ रही थी। उसने एक बार फिर सुनीता की ओर देखा। शायद उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगी, उसे रोकेगी, लेकिन नहीं, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। यह तो उसके लिए किसी बोझ से मुक्ति पा लेने का था। रामलाल जी चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर ना कोई शिकवा ना कोई गिला, सिर्फ एक शून्य। वृद्धा आश्रम जाने के लिए ये कार में बैठे। रामलाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ बोले, परेशान मत हो बेटा, हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। मुझे कोई शिकायत नहीं। राघव कुछ नहीं कह सका। कार आगे बढ़ गई।
वृद्धा आश्रम के गेट पर पहुंचकर राघव की हिम्मत जवाब देने लगी। गाड़ी रोककर वह कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। रामलाल जी ने हल्के स्वर में कहा, चलो बेटा, देर मत करो। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे उन्हें बहने नहीं दिया। वह गाड़ी से उतर गया, बैग उठाया और अपने पिता के साथ अंदर गया। राघव ने दस्तावेजों की औपचारिकता पूरी की और जाने से पहले पिता के पैर छुए। खुश रहना बेटा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, परंतु राघव की आवाज गले में अटक गई। वह बिना कुछ कहे तेजी से मुड़कर बाहर निकल आया। वापस गाड़ी में आकर बैठा तो सिर स्टीयरिंग पर रखकर फूट कर रोने लगा। काफी देर बाद जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर सुनीता खड़ी थी। चेहरे पर संतोष की हल्की झलक थी। शोर आए? उसने सपाट स्वर में पूछा। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अंदर चला गया और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। छत को घूरते हुए उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन रविवार था। सुनीता आज बहुत देर से सोकर उठी थी। उसके लिए यह सुबह बहुत सुहानी थी, क्योंकि वह हर रविवार की तरह बाबूजी के लिए चाय बनाने नहीं थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी। आज आज घर पर खांसी की आवाज नहीं गूंज रही थी। एक अलग ही तरह का सुकून महसूस कर रही थी आज वो। इधर राघव ने पूरी रात करवटें बदलते हुए काटी थी। बिना किसी से कुछ कहे वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। काफी देर पार्क में टहलता रहता है। मन बहुत भारी था। सोचा कि समीर के घर जाया जाए। समीर उसके बचपन का दोस्त, जिसके साथ वो अपने सारे दुख को साझा करके वो अपना मन हल्का कर लिया करता था। लेकिन जैसे ही राघव समीर के घर के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। उसके कदम वहीं ठिठक गए। हाँ, बस आपको तो मैं ही बदतमीज लगती हूँ। आपकी माँ तो कभी गलत होती ही नहीं है। समीर की पत्नी सीमा के चिल्लाने की आवाज बाहर तक गूंज रही थी। तभी समीर की आवाज आई, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सीमा? मैंने ऐसा कब कहा? सीमा ने तुरंत पलटवार किया। तुमने तो, मैं सब समझती हूँ। अब या तो अपनी माँ को गाँव वापस छोड़ आइए, या मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। लेकिन अगर एक बार गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। रहना फिर उम्र भर अपनी माँ के साथ। समीर का स्वर ऊंचा हो गया। तुम होश में तो हो? लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। सीमा ने व्यंग कसते हुए कहा। हाँ, मेरा दिमाग ठीक बिल्कुल नहीं है। अब शायद आपकी अम्मा का ही नहीं। राघव के कान खड़े हो गए। समीर चिल्लाया, थोड़ा तमीज से बात करो। मैं मानता हूँ कि उनकी वजह से मुझे तुम्हें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को इस उम्र में अकेले छोड़ दूं। माँ को गांव में भेज दूं, कोई हल नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें बेहतर जीवन देने में लगा दी, और जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उन्हें अकेला छोड़ दें? अपने नजरिए से सोचो। माँ की जगह खुद को रखकर सोचो। कल हमारे बेटे की शादी होगी, हम भी बूढ़े होंगे। क्या तुम चाहोगी कि हमारा बेटा और बहू हमें ऐसे ही बाहर निकाल दें? सीमा की आवाज अचानक थम गई। सीमा ने नरम स्वर में आगे कहा, आज हम जैसा करेंगे कल हमारे साथ भी वैसा ही होगा। ये मत भूलो, माँ हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। उसकी बातों के बाद घर में सन्नाटा छा गया। राघव बाहर खड़ा यह सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। समीर की समझदारी, उसके धैर्य और उसकी माँ के प्रति वफादारी ने राघव को झकझोर कर रख दिया था। वह कोई बात किए बिना ही वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहा। समीर ने कितने अच्छे से संभाल लिया। क्या मैं अपने घर को ऐसे नहीं संभाल सकता था? क्या मैं सुनीता को शांति से नहीं समझा सकता था? हो सकता है वो ना मानती, पर मैं अपने पिता को इतनी आसानी से कैसे छोड़ने को तैयार हो गया। हर कदम के साथ उसका अपराध बोध गिराता सा जा रहा था। शाम को राघव घर लौटा तो वह सोफे पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। सुनीता उसके पास आई और उसके चेहरे पे उदासी को भांपते हुए बोली, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हूँ?
राघव चुप रहा, पर सुनीता समझ गई। उसने व्यंग कर भरे लहजे में बोला, अब फिर से बापूजी के बारे में सोच रहे हो? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? कहीं तुम उन्हें वापस लाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? राघव का सब्र टूट गया। उसने सुनीता की ओर देखा और कहा, सुनीता, पिता है वो मेरे, कैसे भूल सकता हूँ मैं उन्हें? सुनकर सुनीता कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बड़े उत्साही स्वर में बोली, सुनो, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए हम लोग भी कहीं बाहर घूम आए? तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और हमारा बेटा भी खुश हो जाएगा। वैसे भी कितने साल हो गए तीनों साथ में कहीं बाहर नहीं गए। तुम्हारे बाबूजी के कारण तो हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते थे। वे हमेशा उनकी दवाइयाँ, उनकी जरूरतें, उनकी देखभाल, बस यही सब। अब तो मौका मिला है आजाद जीवन जीने का। राघव सुनीता को गुस्से से घूर रहा था, फिर एक गहरी सांस लेकर उठा और बिना कुछ बोले ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। राघव, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनीता ने पीछे से पुकारा। सोने, राघव ने संक्षिप्त में जवाब दिया। अरे, खाना तो खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। भूख नहीं है मुझे, कहते हुए राघव बिना कुछ बोले ही अंदर चला गया। अगले दिन जब शाम को राघव वापिस से घर आया, उसके हाथ भी घर में जैसे तूफान करा हुआ। सुनीता ने रोते हुए अपने मायके फोन कर दिया। भैया, तुम कहाँ हो? कितनी देर में आ सकते हो? इस पर उसके भाई रोहित ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ सुनीता? सब ठीक तो है? सवाल मत पूछिए। सुनीता के इतना कहने पर उसका भाई रोहित बेचैन हो गया। लेकिन अपनी परेशानी तो बताओ, जीजा जी घर पर नहीं है क्या? आखिर हुआ क्या है? बस आप तुरंत आ जाओ भैया। ठीक है, मैं आता हूँ। करीब आधे घंटे के बाद जब रोहित सुनीता के घर पहुंचा तो देखा वहीं राघव बैठा था और सुनीता जोर जोर से रो रही थी। उसके 8 साल के बेटे की भी रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। क्या हुआ जीजा जी? ऐसी क्या बात हो गई? रोहित ने पूछा। लेकिन राघव ने कुछ नहीं कहा। तो सुनीता अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, यह देखो भैया, तलाक के कागज तैयार करवा लिया हैं। कहते हैं कि मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। रोहित हक्का बक्का रह गया। एक पल तो उसे लगा कि सुनीता मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू झूठे नहीं बह रहे थे। वो रामलाल जी के कमरे की ओर बढ़ा। शायद इन्हें कुछ मालूम हो कि आखिर बात क्या हुई है। लेकिन झांक कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसने अपने भांजे को आवाज दी, और बेटा यहाँ आना तो। बेटा, दादाजी कहाँ हैं? बच्चे ने सूजी हुई आंखें लिए मासूमियत से जवाब दिया, वो पापा तो उन्हें 3-4 दिन पहले ओल्ड एज होम में छोड़कर आए हैं। रोहित को जैसे बिजली का झटका लग गया। अब धीरे धीरे उसके सामने सारी बातें स्पष्ट होती नजर आ रही थी। वह धीरे से राघव के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख उसकी आवाज में अपनापन था, पर साथ ही गंभीरता भी। जीजा जी, कोई समस्या थी तो आपस में बैठकर बात कर लेते, लेकिन एक झटके में तलाक का इतना बड़ा फैसला ले लेना ठीक नहीं है। बस इतना सुनते ही राघव का शब्द टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह गहरी सांस लेते हुए टूटी आवाज में बोला, मैंने अपने 70 साल के बूढ़े पिता को वृद्धा आश्रम में सिर्फ इस औरत की वजह से छोड़कर आया हूँ। तुम्हारी बहन ने तो जैसे कसम खा ली थी कि उन्हें घर से निकाल कर ही रहेगी। ना तो खुद उनसे ढंग से बात करती थी, ना ही बच्चे को उनके पास जाने देती थी। उनका जीना हराम करके रखा था। नौकरानी तक को मना कर दिया था कि बाबूजी की कोई मदद ना करे। परेशान होकर आखिरकार उन्होंने ही कह दिया, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दो। राघव ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर थोड़ा संभल कर भरे गले से बोला, तुम शायद जानते हो, जब मैं 4 साल का था मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। बाबूजी ने फिर कभी दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि हमारी जिंदगी में कोई सौतेली माँ न आए। उन्होंने खुद अकेले ही हमें पाला, घर और बाहर दोनों अकेले संभाला। राघव की दबदबाई आंखों में बीते दिनों की यादें उमड़ पड़ी। मुझे याद है, जब मैं छोटा था बाबूजी की उंगली पकड़कर चलता था।
उनकी मौजूदगी ही मेरी सुरक्षा थी। काम से थक कर आते थे तो मेरी जिद पर मेला दिखाने ले जाते थे, और जब मैं चलते चलते थक जाता तो कंधों पर बिठाकर पूरा मेला घुमाते थे। और आज कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। जब उन्हें मेरे कंधे के सहारे की जरूरत थी, मैंने उन्हें पराया कर दिया। लानत है मुझ पर। 3 दिन हो गए, उनका वो बेबस चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। इतना सुनने के बाद रोहित ने सुनीता की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन वह आंसू पोंछते हुए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। मेरे बाबूजी ने अपने बच्चों को भविष्य संवारने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। हम लोगों के लिए आशियाना यूं ही तैयार नहीं हो गया था। इसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा खून पसीने की एक एक बूंद, इस घर की एक एक ईंट को सींचा। अगर मैं अपने भगवान जैसे पिता का नहीं हो सका, तो अपनी पत्नी और बेटे का कैसे हो सकता हूँ। कहते कहते छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रोने लगा राघव। उसकी बातें सुनकर सुनीता का मन अब ही अपनी गलती का एहसास होने लगा था। घबराहट के कारण उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को बार बार मरोड़ रही थी। फिर एक लंबी सांस लेते हुए राघव बोला, मैंने अपने जन्मदाता को उन लोगों के हवाले कर दिया जो उनकी आदत, उनकी जरूरतें नहीं जानते, उनकी बीमारी नहीं समझते, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं किसी के लिए कुछ क्या करूंगा। मेरी पत्नी ने तो मुझे साफ बता दिया कि मेरे पिता उसके लिए बोझ हैं। जब उसे मैं अपनी आजादी इतनी प्यारी है तो मैं उसे क्यों अधूरी आजादी दूं? क्यों न उसे पूरी तरह से आजाद कर दूं? राघव ये सब सुनते ही सुनीता का दिल दहल गया। उसने भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन राघव की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब मैं बिना माँ के पल सकता हूँ, तो मेरा बेटा भी बिना बाप के पल सकता है। मैं तो उसके पास उसे कोई कमी नहीं होगी। यह कहते हुए उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो सहमा हुआ कोने में खड़ा था। राघव की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। अब तुम मजे से घूमना फिरना। बाबूजी की जिम्मेदारी का बोझ तो पहले ही तुम्हारे सिर से उतर चुका है। अब तो मैं तुम्हें अपनी खुद की जिम्मेदारी से आजाद कर रहा हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मेरी मेरी संपत्ति तुम्हारे पास ही रहेगी। सब कुछ छोड़कर मैं अपने बाबूजी के पास वृद्धाश्रम में ही रहूंगा। कम से कम एक सुकून तो होगा मन में कि बाबूजी के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ उनके पास रह सकूंगा। सुनीता को जैसे करंट लगा। उसने फटी आंखों से राघव को देखा। राघव ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज अब ठंडी पड़ चुकी थी। आज मेरे पिता 2 बेटे के होते हुए वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इस हिसाब से तो आखिरकार मुझे भी वहीं जाना होगा। तो क्यों ना अभी से चला जाऊं। वहां रहने की आदत भी हो जाएगी। बुढ़ापे में घर के लोगों को मुझसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ राघव की सिसकियां पूछ रही थी। रोहित ने अपनी बहन सुनीता की तरफ गहरी नजरों से देखा, और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सुनीता इस मुस्कान के पीछे का राज समझ नहीं पा रही थी। फिर वह बोला, सुनीता, तेरे आइडिया से तो मुझे भी प्रेरणा मिल गई है। अब मैं भी हमारी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। सुनीता को लगा जैसे किसी ने बिना हाथ उठाए उसके मुंह पर जोरदार तमाचा चढ़ दिया हो। उसके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। वह अवाक रहने लगी। उसे हैरानी से देखने लगी। क्या? ये क्या कह रहे हो भैया? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ सुनीता, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारी माँ तो बूढ़ी हो चली है। आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, तो कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। मुझे नहीं संभाला जाता। यह सब डॉक्टर के पास लेकर जाना, बिना मतलब की दवाइयों पर खर्च करना, उनकी देखभाल करना, इन सब से तो मैं भी परेशान हो चुका हूँ। क्यों ना मैं भी अपनी जिंदगी को आसान बना लूं, जैसे तूने बनाया। सुनीता चुप रहकर उसे देख रही थी। तू ही बता, मैं सही कह रहा हूँ ना? रोहित का स्वर अचानक तीखा हो गया। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। कहते हुए सुनीता फुट फुट कर रो पड़ी। क्यों? जब तूने अपने ससुर के लिए यही किया, तब तुझे कुछ गलत नहीं लगा?
उन्हें उनके खुद के घर से बाहर निकालते हुए तेरी आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं। उनकी आंखों में आंसू देखकर तेरा दिल नहीं पसीजा। सुनीता जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मैंने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही हूँ। मुझे माफ कर दो राघव। सुनीता जितना बोल रही थी उससे ज्यादा रो रही थी। राघव ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा। सुनीता का चेहरा अब आत्मग्लानि से भर चुका था। उसकी आंखों में पछतावे की समंदर था। कुछ देर बाद उसका भाई रोहित बोला, अब तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो हम सब चलकर अंकल को वृद्धाश्रम से वापस लेकर आते हैं। रोहित ने घड़ी की ओर देखा। शाम के 7 बज रहे थे। लेकिन जीजा जी अभी के अभी वृद्धाश्रम चलते हैं। अब देर करने का कोई फायदा नहीं। रोहित ने राघव की कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुनीता तुम जीजा जी को लेकर आओ। मैं औरव के साथ कार में इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ही देर के बाद राघव, रोहित और सुनीता वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचे। राघव के दिल की धड़कन तेज थी। वहां जाने की हिम्मत की थी, मगर अपने पिता का सामना करने का साहस नहीं था। वृद्धाश्रम का माहौल उदासी से भरा था। चारों ओर चुप्पी पसरी थी। बस कहीं कहीं खांसी और कराहने की आवाज आ रही थी। एक कोने में कुछ बुजुर्ग चुपचाप बैठे, कोई खिड़की से बाहर नजरों को दूर कहीं टिकाकर सोचने डूबा था, तो कोई अपनी बेबसी के आंसू पोंछ रहा था। रोहित और सुनीता के कदम ठिठक गए। माहौल में इतना पीड़ा और निराशा थी। दिल का बोझ और ज्यादा बढ़ गया। जी, मैं राघव, रामलाल जी का बेटा। क्या आप बता सकते हैं बाबूजी कहाँ हैं? राघव ने धीमी स्वर में वृद्धाश्रम के कर्मचारी से पूछा। हाँ साहब, वो वहाँ बरामदे में बैठे हैं। जैसे ही वे बरामदे में पहुंचे, उन्होंने एक बुजुर्ग को बोलते सुना। वह किसी और से नहीं बल्कि राघव के पिता रामलाल जी से बातें कर रहे थे। भाई साहब, मेरा तो कोई बेटा नहीं था, इस कारण यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। लेकिन आपकी कहानी सुनकर तो कलेजा फट गया। आपकी बहू ने आपको घर से निकाल दिया। दो दो बेटे होने के बाद भी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो गए। कैसी निर्दयी और कैसी निर्दयी बहू निकली आपकी, जिसने आपको घर से बाहर निकाल दिया, बड़े बुजुर्ग को बेघर कर दिया। राघव का दिल बैठ गया। उसने सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध और डर था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उसके पिता की थी, प्रतिक्रिया थी। उसके उस पर बुजुर्ग की ओर देखा और धीरे स्वर में बोली, नहीं भाई साहब, मेरी बहू ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नासमझ है, लेकिन बुरी नहीं है। सुनकर तीनों जन अवाक से खड़े रह गए। आपके बेटे बहू ने आपको यहाँ छोड़ दिया, फिर भी आप उसे और उसकी पत्नी को गलत नहीं कह रहे। बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा। रामलाल जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बच्चे कभी बुरे नहीं होते, वे कभी कभी अपने कर्तव्यों को समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है। एक दिन वह जरूर समझेंगे और वापस आएंगे। कहते हुए उनकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। पीछे खड़ी सुनीता का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जिस इंसान को उसने घर से निकाल दिया, उसने एक बार भी उसके लिए बुरा नहीं कहा। उसका दिल अंदर तक कांप गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और पिता के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रामलाल जी एकदम से घबरा गए। उन्होंने जल्दी से सुनीता को उठाने की कोशिश की। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत करो, उठो। बहू बेटियां पैरों में नहीं गिरती। लेकिन सुनीता उठने को तैयार नहीं थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं कितनी स्वार्थी थी बाबूजी। मैंने अपने सुख के लिए आपके दुखों को नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आया कि आप हमारे परिवार की नींव हैं और मैं आपको ही घर से निकालने की जिद कर बैठी। उसके आंसू जमीन पर बूंद बूंद टपक रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, हर बार कहती जा रही थी। राघव भी अब अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह भी पिता के पैरों में झुक गया। बाबूजी, मैं भी दोषी हूँ। मैंने आप अपनी पत्नी की जिद के आगे झुककर आपका अपमान किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुनीता का भाई रोहित भी रामलाल जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, आज के बाद
सुनीता आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर रहेगी, आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं आपको वचन देता हूँ। चलिए बाबूजी, हम आपको वापस लेकर जाएंगे। हमारा घर आपके बिना अधूरा है। सुनीता ने कहा तो रामलाल जी के पलकों गीली हो गई। उन्होंने राघव और सुनीता के सिर पर हाथ रखा और उन्हें गले से लगा लिया। वहां खड़े अन्य बुजुर्गों की आंखों में नमी आ गई। इसके बाद राघव ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से कहा, सर, मैं अपने बाबूजी को वापस ले जाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैनेजर ने उनकी ओर देखा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर उसके फैसले को स्वीकृति दी। उसने राघव और रामलाल जी को कागजी औपचारिकताओं के लिए ऑफिस में बुलवाया। रामलाल जी चुपचाप धीमे कदमों से चले गए, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी। इधर बाहर बरामदे में रोहित ने सुनीता की ओर देखा। अब समझी सुनीता, असली खुशी क्या होती है। सुनीता की नजरें जमीन पर टिकी थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। रोहित ने एक सुकून भरी सांस ली और बोला, सुनीता, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे हमारे हो या जीजा जी के। उन्हें मरने से पहले मारो मत, वही हमारी ताकत होते हैं। उनसे अलग होकर तो हमारे परिवार की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। उनकी आंखों से आंसू बहे, उनके आंसुओं का मोल कई जन्मों तक चुकाना भारी पड़ जाएगा। अगर हमारे माँ बाप दुखी हैं, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ बाप की छांव तले होता है। सुनीता का गला रेंग गया। उसने कांपते हुए हाथों से रोहित का हाथ पकड़ा और पपक पड़ी, भैया, आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज के बाद आपको मेरे कारण शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आवाज में एक संकल्प था, अपने परिवार को सदा जोड़े रखने का संकल्प। तभी राघव और रामलाल जी ऑफिस से बाहर आ गए। रामलाल जी के चेहरे पर एक चमक और आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही वे बाहर निकले, आश्रम के बाकी बुजुर्ग अपने कमरों से निकल कर आए, कोई लाठी टेकता हुआ, कोई दीवार का सहारा लेता हुआ, लेकिन उनकी आंखें उम्मीद से जाग उठी थी। बाबूजी चलिए, राघव ने कहा और रामलाल जी का हाथ थाम लिया। तब धीरे धीरे आश्रम के गेट की ओर बढ़े। पीछे खड़े बुजुर्ग टकटकी लगाए देखते रहे। एक बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू पकड़ा और आंसू पोंछने लगी। मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे जीवन में भी ऐसा दिन आए, काश मुझे भी मेरा बेटा हाथ थामकर अपने साथ ले जाए। दूसरी ओर एक बुजुर्ग लाठी जमीन पर टेकते हुए आगे आए और कमजोर आवाज में बोले, रामलाल, बहुत खुशनसीब हो तुम। मेरे बच्चे तो भूल ही गए कि मैं जिंदा हूँ। उनकी आवाज में एक बेबसी थी। वहां खड़ा कोई व्यक्ति अपने आंसू नहीं रोक सका। रामलाल जी भीगी आंखें लिए उन्हें गले से लगाए, फिर सब लोगों से विदा लेते हुए गेट तक आए। गेट के बाहर गाड़ी खड़ी थी। वे गाड़ी में बैठे और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन रामलाल जी की नजरें अब भी पीछे छूटे उन चेहरों पर थी, जो टकटकी लगाए उन्हें देख रहे थे। किसी की आंखों में नमी थी, किसी की आंखों में उम्मीद और किसी की आंखों में इंतजार अपने बच्चों के लौटने का। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते कैसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। राधे राधे।